चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ की शुरुआत कर लेते हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से के खिलाफ जो सेंसर मोशन अपोजिशन पार्टी वहाँ की लाना चाह रही थी वो नहीं ला पाई है। तो जो पार्टी लाना चाह रही थी अपोजिशन, ये सेंसर मोशन, उस तमिल बेस्ड पार्टी है वहाँ की जिसका नाम है तमिल नेशनल अलायंस। उसने राष्ट्रपति के ऊपर आरोप ये लगाया था कि इनकी देख रेख में श्रीलंका में सबसे बड़ी आर्थिक संकट उभरा है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट में काफ़ी सीट थी, मेजोरिटी थी, तो इस वजह से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया सेंसर मोशन वहाँ की पार्लियामेंट द्वारा। अब सेंसर मोशन को हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य डिफरेंसेस भी होते हैं जिन्हें अभी देखते हैं हम। सबसे पहले डिफरेंस ये है कि अगर कोई पार्टी पार्लियामेंट में सेंसर मोशन लाना चाह रही है तो उसको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि वो क्यों लाना चाह रही है सेंसर मोशन। जैसे यहाँ पर पार्टी ने, तमिल नेशनल अलायंस ने कहा था कि क्योंकि ये इनके देख रेख में श्रीलंका का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, तो ये इन्होंने रीज़न दिया था। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें रीज़न की ज़रूरत है, इसमें नो रीज़न, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सेंसर मोशन है ये किसी इंडिविजुअल मंत्री के खिलाफ या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लागू हो सकता है। यानी कोई एक मंत्री के ऊपर भी सेंसर मोशन लग सकता है, जबकि दूसरे मंत्री के ऊपर सेंसर मोशन नहीं लगेगा। ये ऐसा भी हो सकता है सेंसर मोशन में। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो मोशन होगा वो पूरे इंटायर कैबिनेट के ऊपर लगेगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो सेंसर मोशन का मतलब होता है हिंदी में निंदा। तो ये जो निंदा मोशन है ये किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर लगाया जा रहा है तो उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ, जो मिनिस्टर पॉलिसीज़ जो बना रहा है उसके खिलाफ भी सेंसर मोशन माना जाता है। कि अगर कोई अपोजिशन वाले उस पॉलिसी से सहमत नहीं रहते तो वो सेंसर मोशन लगा देते उस मिनिस्टर में, या लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर मोशन के खिलाफ लगाते हैं सेंसर मोशन। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता ये है कि ये लोकसभा में तब लाया जाता है जब अपोजिशन को लगता है कि सरकार की बहुमत खो चुकी है, सरकार अपनी बहुमत। तो ये कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। जबकि सेंसर मोशन किसी भी पॉलिसीज मिनिस्टर की उसको खारिज करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है। चौथा डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए किसी मंत्री के खिलाफ सेंसर मोशन पास भी हो जाता है या फिर पूरे कैबिनेट जो है उसके खिलाफ भी सेंसर मोशन पास हो जाता है, तो किसी को रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरी जो कैबिनेट है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है उनको रिज़ाइन देना पड़ता है। ये ज़रूरी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। जबकि इसमें सेंसर मोशन में बहुमत का कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ निंदा प्रस्ताव है। ये जो सेंसर मोशन है ये लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेशन में लाया जा सकता है। याद रखिए, राज्यसभा में सेंसर मोशन नहीं लाया जा सकता है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ऐसी ही लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में इससे भी नहीं लाया जा सकता है। तो दोनों में ये सिमिलरिटीज़ है कि दोनों ही राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टैगफ्लेशन होता क्या है? स्टैगफ्लेशन वो चीज़ होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी कम लो होती है, यानी रोज़गार भी कम होता है और इन्फ्लेशन भी कम होता है। जबकि फिलिप्स ने कहा यह था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी यानी बेरोज़गारी अगर ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, जबकि अगर बेरोज़गारी कम होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। तो इन्वर्स रिलेशन बताया गया था फिलिप्स द्वारा। जबकि पाया ये गया था, ये ओल्ड थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। जबकि 1970 में पाया गया कि अमेरिका की इकोनॉमी में क्या हुआ कि वहाँ ऑयल शॉक हुआ। ऑयल शॉक इसलिए हुआ क्योंकि जो खाड़ी देश है वो वहाँ तेल की आपूर्ति नहीं कर रहे थे अमेरिका को, तो इस वजह से अमेरिका में तेल की कमी हुई, जिस कारण प्राइसेस जो है बढ़ गए थे। इस दौरान प्राइसेस बढ़े तो यानी इन्फ्लेशन बढ़ी, लेकिन साथ साथ ये देखा गया कि इकोनॉमिक रिसेशन भी आया वहाँ, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो भी कम हुई। यानी
एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो यानी इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हुआ, जो कि फिलिप्स कर्व के हिसाब से गलत है। तो इसका मतलब ये है कि फिलिप्स कर्व पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर में हमने देख लिया है कि हर समय ऐसा नहीं होता है। तो अब एक नई थ्योरी आई इसके बाद, उस थ्योरी को हम जानते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल। इसके तहत ये पाया गया है कि कोई भी चीज़ है, इन्फ्लेशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसका जो रिलेशन है वो सिंपल नहीं निकाल सकते, इसमें हमको हर समय अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाई पड़ते हैं। तो यानी सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट लगाती है तो उसको रैशनल तरीके से सोचना चाहिए, सिर्फ एक दो पैमाने के ऊपर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर भारत में एम्प्लॉयमेंट कम है, रोज़गार कम है, तो अगर उसी समय भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो क्या जो रोज़गार कम था वो क्या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यही ये मॉडल कहना चाहता है कि जो अगर सप्लाई शॉक आ जाता है कभी, तो ये जो फिलिप्स कर्व है ये लागू नहीं होता है, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल कहता है। अब हम तीसरे खबर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें ज्ञानव्यापी एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो ज्ञानव्यापी आजकल आपको पता भी होगा कि काफ़ी इसमें विवाद चल रहा है, तो इसके सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑर्डर किया था डीएम को, वाराणसी के जो है, उनको कहा था कि जो जहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस एरिया को प्रोटेक्ट करो, लेकिन साथ साथ जो वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते लोग, उनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की छूट देनी चाहिए, किसी तरीके से रुकावट नहीं आनी चाहिए उनके नमाज़ पढ़ने में। अब ये जो इसमें वर्शिप एक्ट है क्या? वर्शिप एक्ट 1991 को पारित किया गया था। इसके तहत जो जहाँ पूजा की जाती है, जिन स्थलों में, राम मंदिर को छोड़ के वहाँ 1947 के बाद जो व्यवस्था बनी रही उस व्यवस्था को रहना है, लागू रहना है, उसमें किसी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो मैंने अभी पहले कहा था आपको, राम मंदिर और राम जन्मभूमि वाले विवाद को छोड़ के सब मंदिरों में या वर्शिप मस्जिदों में ये एक्ट लागू किया गया था। और अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है इनका स्टेटस, तो उसको 3 साल की कैद हो सकती है और फाइन भी पड़ सकता है। जो ये एक्ट है ये केवल वर्शिप वाली जगह में लागू होगा, ये कोई एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या आर्कोलॉजिकल साइट में लागू नहीं होगा। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जहाँ पूजा नहीं की जाती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ ये एक्ट लागू नहीं होगा। अयोध्या का जो जजमेंट आया था आखिरी, उसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को एक तरीके से हरी झंडी दे दी थी। उसने कहा था कि क्योंकि ये एक्ट हमारे सेकुलरिज्म को मजबूती देता है, तो इस वजह से ये एक्ट को हम मंजूरी देते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर अब इस एक्ट के तहत ज्ञानव्यापी का विवाद भी आता है, तो क्या ज्ञानव्यापी अगर मस्जिद के नीचे शिवलिंग पाया गया है तो क्या अब उसे मंदिर में कन्वर्ट किया जाएगा? इस एक्ट के तहत तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन साथ में हमने ये पढ़ना पड़ेगा कि जो मस्जिद वाले हैं उनके जो वकील है वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ये हमारे कोर्ट में ये मामला गया है और जो कुछ कार्रवाई हो रही है कोर्ट द्वारा, कोर्ट की जो कमेटी के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है आगे उसको बंद कर दिया जाए और जो स्थिति बनी है पहले से उसको ही चालू रहने दी जाए। जबकि जो हिंदू वीएचपी के वकील है वो कह रहे हैं कि जो एक्ट है 1991 का वो इसमें लागू नहीं हो सकता है। वो इसलिए लागू नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो इस स्थल में एक मंदिर भी है सामने, विश्वनाथ मंदिर, तो वहाँ पर पूजा हो रही है। तो एक ही कॉम्प्लेक्स है ज्ञानव्यापी और विश्वनाथ मंदिर का, तो क्योंकि वहाँ पूजा हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ भी पूजा हो रही है, तो ये एक्ट इसमें लागू नहीं होगा, ये वीएचपी के वकीलों का कहना है। अब कुछ दिनों में इसमें काफ़ी कुछ और पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या देता है और क्या अपनी ओपिनियन देता है, ये सब देखने वाली बातें होगी।
अब चौथी खबर की तरफ पढ़ते हम। बायोडाइवर्सिटी जो लॉ है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसमें की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में अभी ये बिल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो उसके जो मेंबर है जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने कुछ आरोप लगाए इस बिल के ऊपर, तो उसे भी देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, ये 2021 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अमेंड करेगा यानी ये चेंजेस लाएगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के, और इसमें जो चेंजेस होंगे उसमें पहला चेंजेस ये है कि ये जो भारत की डोमेस्टिक अपनी कंपनियां हैं उसके कंप्लाइंस को ये सिंप्लीफाई करेगा। इसके दूसरा चेंजेस ये करेगा कि जो भारत के आयुष प्रैक्टिशनर है और इसके अलावा कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज वाले जो लोग हैं उनको शेयरिंग बेनिफिट की एग्जेम्पशन दिया जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि आयुष, मान लीजिए आयुष आपको पता ही होगा, जो आयुर्वेदिक वगैरह की दवाइयाँ बनाते हैं, उनको शेयरिंग बेनिफिट से छूट मिलेगी, यानी उनको अपना प्रॉफिट का लोकल जो लोग हैं उनको उनमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैं आयुष प्रैक्टिशनर बोल रहा हूँ, इसको कंपनी मत समझिएगा। आयुष प्रैक्टिशनर यानी इंडिविजुअल की बात की हो रही है, यहाँ पर कंपनी की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल यूज़र ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, इसकी डेफिनेशन अभी जो बिल है उसमें दी नहीं गई है कि कौन से लोग माने जाएंगे कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज वाले। तो इसमें भी ये जो है आरोप अभी हम पढ़ेंगे कि आगे क्या है। लेकिन हम तीसरी चीज़ ये करते हैं इसमें कि द बिल रिमूव्स द डायरेक्ट रोल। ये बिल में जो लोकल कम्युनिटी से जहाँ ये शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग बायोडाइवर्सिटी की जो शेयरिंग हो रही है जिस लोकल कम्युनिटीज़ में, इस बिल के तहत वहाँ के लोगों को शेयरिंग, कितना शेयरिंग मिलेगा या कितना कंपनी शेयरिंग देगी उन्हें बायोडाइवर्सिटी की, उसमें नहीं रखा गया है लोगों को। एक सरकार रीजनल ऑफिस बनाएगी बायोडाइवर्सिटी का उस क्षेत्र में और वही तय करेगा कि कितना शेयरिंग कंपनी लोगों को अपना बायोडाइवर्सिटी के प्रॉफिट से देगा। तो ये भी एक आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि द बिल डिक्रिमिनलाइज, यानी जो इस एक्ट के तहत जो सज़ा दी जाती थी उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उस सज़ा को हटा दिया गया है। अब केवल जो अगर ये बिल एक्ट बन जाएगा 2021 का, तो उसके तहत किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती है, सिर्फ उसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये भी आरोप है क्योंकि डिक्रिमिनलाइज कर रहा है एक तरीके से। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है इस बिल में। अब सरकार का भी कुछ अपने पॉइंट होंगे, तो उसमें से एक सरकार का पॉइंट ये है कि ये जो बिल लाया गया है हमारे द्वारा वो इसलिए लाया गया है क्योंकि 2002 के बिल में देखा ये गया था कि जो एक तो शेयरिंग जो हो रही है वो मनमाने तरीके से हो रही है, किसी गांव में अलग तरीके से शेयरिंग हो रही है, किसी में अलग तरीके से हो रही है, और जो शेयरिंग है उसका जो पैसा है वो गांव वालों को टाइम में मिल भी नहीं रहा है। तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस पूरी चीज़ों को। दूसरा सरकार ये भी कह रही है कि इस पहले 2002 के बिल में देखा ये गया था कि जो डोमेस्टिक रिसर्चर है, भारत के अपने रिसर्चर है, उन्हें समस्या का पालन करना पड़ रहा है क्योंकि रिसर्च वालों में भी जो है शेयरिंग का नियम लागू हो रहा है, जबकि वो तो कोई अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको क्यों आनी चाहिए दिक्कत फिर क्यों। तो इस एक्ट में 2021 के बिल में सरकार ने रिसर्चरों के लिए इस शेयरिंग से एग्जम्पशन छूट दे दी गई है। तो ये सरकार के अपने पॉइंट है। अब हम पांचवें, अभी ये जो बिल है ये अभी स्टैंडिंग कमेटी में है। अब इसमें जब स्टैंडिंग कमेटी में इसमें चर्चा हो जाएगी तो फिर बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तब उसमें देखना पड़ेगा कि बिल पास होता है कि नहीं होता है। अगर बिल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाएगा और कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, सरकार अमेंडमेंट भी ला सकती है बिल में। तो हो सकता है कि अगर सरकार अमेंडमेंट लाती है इस बायोडाइवर्सिटी 2021 के बिल में तो कुछ चेंजेस जो हमने अभी पढ़े उसमें हो सकते हैं। अब पांचवा पढ़ लेते हैं हम, फेयर एंड एवरेज क्वालिटी वीट नॉर्म रिलैक्सेशन। अच्छा, सरकार जो अनाज खरीदती है किसानों से तो उसकी क्वालिटी नॉर्म्स होती है कि सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार कोई भी सड़ा गला अनाज खरीद ले किसी से,
तो सरकार जो क्वालिटी के हिसाब से अनाज खरीदती है, उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, फेयर एंड एवरेज क्वालिटी, FAQ नॉर्म्स कहते हैं। तो खबर ये है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में केंद्र सरकार ने इन राज्यों की सरकार को कहा है कि आप जो ये सिवलिंग एंड ब्रोकन ग्रेन जो है, इसको 6% से बढ़ा के आप 18% तक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है। तो इस वजह से जो गेहूं की फसल है उसमें सिकुड़न आ गया है। तो इस वजह से क्योंकि सरकार क्वालिटी के हिसाब से खरीदती है गेहूँ, अब क्वालिटी के साथ अब सरकार क्या करे अब, क्योंकि गेहूँ जो है वो तो सिकुड़ गए ज़्यादातर। तो सरकार ने फैसला लिया कि हम चलो कोई बात नहीं, हम पहले 6% सिकुड़े हुए अनाज खरीदते थे, अब हम 18% कर देंगे। तो इससे किसानों को थोड़ा राहत मिली है इस नॉर्म्स के ज़रिए, फेयर एंड एवरेज नॉर्म्स में जो चेंजेस हुए हैं। अब ये जो नॉर्म्स बनाती है वो रिसर्च डिवीज़न बनाती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, और जो कुछ है वो इस तरीके से, जैसे कभी कभी मॉइस्चर भी आ जाता है फसलों में। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इस बार तो गर्मी ज़्यादा हुई, अगर गर्मी की जगह बारिश हो जाती तो जो गेहूँ है वो काले रंग के हो जाते हैं, यानी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता। तो इसके तहत मॉइस्चर को फिर सरकार क्या करती, अब सरकार इसमें चेंज करती, मॉइस्चर को 12% से बढ़ा के 20 या 30% कर लेती। तो इस तरीके से चेंजेस करती है सरकार। अब जो है इसको लागू करने का काम FCI करती है, उसकी जो प्रोक्यूरमेंट डिवीज़न होती है वो खरीदती है इस तरह के गेहूँ। लेकिन ये देखा गया कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिकुड़े हुए अनाज को इतनी राहत दी जा रही है। अब क्योंकि अब सिकुड़े हुए अनाज के कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि सरकार खरीद तो लोगों के लिए रही है, सरकार ने आखिरी में देना तो लोगों को है। क्या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। साइंटिस्ट जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनका मानना ये है कि अगर कोई सिकुड़े हुए अनाज का घाटा ये है कि जब हम उस गेहूं को पिसाई में ले जाएंगे तो उसकी जो पिसाई के बाद मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी उसकी जो प्रोटीन है वो जो पहले अगर वो नॉर्मल अनाज रहता तो उसके बराबर ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगी, बस उसके जो पिसाई के बाद उसकी मात्रा घट जाएगी सिकुड़े हुए अनाज की। यहाँ पर सिकुड़े हुए अनाज को हम श्रीविलिंग कहते हैं, यानी उस अनाज में ज़्यादा गर्मी पड़ी पकने के दौरान, इस वजह से सिकुड़ गया, यानी उसमें पानी की मात्रा कम हो गई। अब हम एक महत्वपूर्ण खबर आज ही आई थी इकोनॉमी के तहत कि LIC का जो IPO हुआ था, जिसमें LIC यानी सरकार ने 20,557 करोड़ अपने एक्सचेंजर में जमा कराए थे, तो उसमें अब कुछ घाटा होने लग गया है जिसने वो शेयर खरीदे थे। पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है IPO। LIC ने कुछ दिन पहले IPO निकाला था, जिसके तहत 3 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया था लोगों ने उसे, और उस IPO के दौरान प्राइस डिस्कवरी 949 रुपीज़, यानी एक LIC का एक शेयर जिसने ख़रीदा होगा उसे 949 रुपीज़ देने पड़े। लेकिन अब IPO के बाद क्या होता है, IPO के बाद IPO एक प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट जब आगे न्यूज़ आएगी तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब जब क्योंकि IPO हो गया है उसके बाद उसने सेकेंडरी मार्केट में जाना है, यानी शेयर मार्केट में जाना है। अब शेयर मार्केट में प्राइजेस चेंजेस होते रहते हैं, तो जिसने मान लीजिए 949 रुपीज़ में ख़रीदा होगा उसे लगा होगा ये 949 से ये 1000 में चले जाएगा शेयर मार्केट में, जबकि हुआ ये कि मंगलवार को इसका प्राइस घट के 872 रुपीज़ रह गया, यानी 8% का डिस्काउंट हो गया, 8% का कमी आ गई प्राइस में। तो यानी जिसने ये शेयर खरीदा होगा उसको 8% का भी घाटा चल रहा है, ये इसका मतलब है। तो सरकार ने अपना 3.5% स्टेक बेचा था LIC का IPO के द्वारा, जिसके तहत उसने 20,557 करोड़ रुपए अपने खाते में डाले थे। अब LIC के चेयरमैन MR कुमार का कहना ये है
कि क्योंकि अभी शेयर मार्केट जो है उसमें कमी चल रही है, मंदी चल रही है, तो इस वजह से घाट जो शेयर होल्डर है उनको घाटा हो गया। जबकि आगे जब स्थिति अगर सुधरेगी तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये भी कि जो बाहर के लोग हैं ओवरसीज़ यानी भारत के बाहर के लोग भी इस शेयर को नहीं खरीद रहे या इस शेयर में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे LIC के उसमें। तो क्योंकि अभी रेपो रेट LIC ने RBI ने बढ़ा दिया है, तो इसके तहत जो ओवरसीज़ वाले हैं वो भारत में अपना पैसा अभी लगाना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा रेपो रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, क्योंकि अभी स्थिति भी देश में इतनी इकोनॉमिक तौर में अच्छी नहीं है। तो इस वजह से बाहर के लोग अभी अपना पैसा शेयर में मार्केट में नहीं लगाना चाह रहे। तो आगे अभी स्थिति सुधरेगी तो हो सकता है ये जो प्राइस 872 में गिर के पहुंच गया है ये आगे चल के 1000 भी हो सकता है या आगे हो सकता है। तो ये कहना है इस खबर का। और आखिरी खबर हम पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेशन भारत में बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं CPI जो है 7.8% में पहुंच गया है। तो ये 7.8% में क्यों पहुंच गया है, हमें याद रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन तब होता है जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है किसी भी देश में। तो भारत में भी मनी सप्लाई बढ़ गई है। जो कोरोना हुआ था उस समय जो सेंट्रल बैंक था उसने सरकार को पैसा दिया, क्योंकि सरकार को उस समय पैसे की ज़रूरत थी। तो इसके तहत इकोनॉमी में पैसा रुपए की मात्रा बढ़ गई, जिस कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया। दूसरी वजह ये थी कि सरकार ने उधार भी लिया, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लोगों से, देशों से भी लिया। डोमेस्टिक भी सरकार ने पैसा लोन के तहत लिया। इसकी वजह से भी जो सप्लाई है रुपए की उसमें भी तेज़ी आई। पैंडेमिक के दौरान ही हुई थी घटना। तो जो इन्फ्लेशन भारत में भी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसमें बहुत हद तक जिम्मेदार जो है वो पैंडेमिक है। कोरोना का जो समय था उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। दूसरी वजह ये है कि जो तेल की कीमतों में चढ़ाव आया है उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। लेकिन मुख्य वजह पैंडेमिक हम समझ सकते हैं कि पैंडेमिक का रही है। तो आज की खबरें ये बहुत इम्पोर्टेंट खबरें मैंने आपको बताई है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जा सकती है इनसे कुछ सवाल। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।